हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ही 26 दिसंबर 2024 हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। गाइस ये एनालिसिस वीडियो लेने में थोड़ी सी देर हमें हो चुकी है, सभी के लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। और गाइस आपसे हम कहना चाहेंगे अगर आप थर्ड शिफ्ट वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। और आप जब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका भी आगे एग्जाम हो, आप हमें टेलीग्राम पर हम नंबर डाल देते हैं जैसे ही शिफ्ट छूटता है उसके तुरंत बाद, तो आप हमें वहां पर जाकर जरूर से क्वेश्चन सेंड किया करें। अगर आप चाहते हैं कि 100% ऑथेंटिक एनालिसिस आपको मिले तो जरूर से क्वेश्चन आप सेंड किया करें। इन वीडियोज़ की PDF एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट भी आप कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हम आपको यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। क्लियर है। और नीचे आपको आगे इस वीडियो में विद प्रूफ भी हम बताएंगे, जो हमें सेंड किए उनका विद प्रूफ भी बताएंगे कि कहाँ से किस तरह से हमें क्वेश्चंस क्या भेजे गए, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि ये क्वेश्चंस रियल है और आपको भी पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को पहला प्रश्न से। गाइस पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है और अब तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में 2024 में कितने स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया? एक आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2024 में यूनेस्को में एक स्थल जो है भारत का ये शामिल किया गया है। साल 2024 में असम का जो मोईदम्स है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये मोईदम्स से अभी तक 3 बार क्वेश्चन आपका बन चुका है। ये विश्व धरोहर स्थल है ना। तो 2024 में क्या गया, 43वां है। एक तो ये क्वेश्चन बना था इसी आपका, कहाँ पर ये किस राज्य में, असम में है, एक ये बना था। और तीसरा आपका ये अब बन चुका है कि 2024 में ही इसको शामिल किया गया है इस तरह से, है ना। तो याद रखिएगा ये जो है भारत का 43वां विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मोईदम्स जो है ये अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफनाने की प्रणाली है और ये ताई अहोम जनजाति का मकबरा है। इन नए स्थलों के साथ भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थलों की कुल संख्या है ये 43 हो गई है। तो 43वां ये बना है, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं 43 हो गई है। यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन की जो स्थापना है 1972 में हुई थी और ये सम्मेलन दुनिया भर के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो स्थल है इनको मान्यता देता है, उनकी रक्षा करता है। तो 43 भारतीय स्थलों में से 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। गाइज ये हमारी RPF कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि गाइज आपकी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है। जल्द ही एग्जाम डेट इसकी आई थिंक आने वाली है। तो आप सभी अगर इनरोल अभी तक नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइज, जल्दी से जाकर इनरोल कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो डेमो दे रखा है, एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। पेड कोर्स में जाकर चेक कर लीजिएगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी SSC GD की भी अवेलेबल है, NTPC वगैरह की अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? एक इस तरीके से हमें बताया है, दूसरे ने इस तरह से बताया है कि हाल ही में 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है किस राज्य में किया गया है। तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है ना। तो किस राज्य में ये किया गया है? तो ये नागालैंड राज्य में किया गया। इस तरह से ये हमें क्वेश्चन बताएं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या था, हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया है कि जो हमें मिले हैं। हाल ही में 25वां जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है 2024 इसका आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया है। और ये जो है त्यौहार 1 से 10 दिसंबर 2024 के बीच में कोहिमा जो राजधानी है यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपका पता ही, आपको GK GS स्टैटिस्टिक्स से आपके क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें GK भी आपका नहीं पूछा जाता है। तो करंट अफेयर से आई थिंक ये क्वेश्चंस बना था और यही आपका बना होगा, बट हमें एक इस तरह से भी बताया है इसलिए हमने ये डाल दिया है। और ये जो उत्सव है एक अद्वितीय अनुभव है जो पर्यटन, संगीत, नृत्य और विभिन्न स्थानीय गतिविधियों को एकत्रित करता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया, मुस्लिमों का जो वक्फ गॉड है इसको खत्म किया गया है, तो कौन सा दिवस को खत्म किया गया है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, अक्टूबर वो बता रहे थे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन बताएं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बताया कि मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड विधेयक जो है 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य किस अधिनियम को निरस्त करना है? तो मुसलमान वक्फ अधिनियम था 1923, इसको निरस्त करना है। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक है 2024, इसका प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है। ये जो विधेयक है 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। क्लियर है। और इस विधेयक के तहत वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के तहत वक्फ अधिनियम 1995 का नाम
बदलकर समेकित वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 जो है करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को हटाने का प्रस्ताव है और इस विधेयक को लेकर मुस्लिम नेताओं में खतरे की घंटी बजा दी है। अगला क्वेश्चन है यूपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया, यूपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये महाराष्ट्र बन गया है। पहले थी आपकी ओपीएस है ना, ओपीएस, फिर लाया गया एनपीएस को, तो ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, अब लाया गया यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बना है इसको लागू करने में। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। यूपीएस क्या है, तो ये एक नई पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को आजीवन है ना वित्तीय सहायता की गारंटी देता है। ये उन लोगों के लिए सेवा के अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत कुल वेतन के 50% के बराबर एक सुनिश्चित पेंशन जो है प्रदान करेगी जिन्होंने कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी कर ली हो उनको, है ना, ये बेसिकली मिलेंगी। चलिए अगला है आपका 18 नवंबर 2024 को संपन्न चौथी राष्ट्रीय फिन स्विंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य जो है टीम चैंपियन रही है, तो ये पश्चिम बंगाल की जो टीम है ये चैंपियन रही है। इसमें याद रखिएगा फिन स्विमिंग चैंपियनशिप थी ये, है ना, चौथी, तो ये आपकी पश्चिम बंगाल इसमें चैंपियन रही है, ये आपसे पूछा है। तो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का समापन पूरे भारत के तैराकों के शानदार प्रदर्शन के साथ में हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। पश्चिम बंगाल जो है 151 पदकों के साथ में पहले नंबर पर है, चैंपियन रहा है। कर्नाटका जो है ये उपविजेता रहा है 50 पदक के साथ में, और उत्तराखंड जो है ये 21 पदक के साथ में तीसरे स्थान पर रहा है। इसमें ये गोल्ड वगैरह भी आप देख सकते हैं, तीनों पदक के साथ में अलग अलग आपको दे रखे हर इसके, तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है ये कितना है, तो 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु भार। ऑक्सीजन का परमाणु भार लगभग 16 ग्राम प्रति मोल होता है। ऑक्सीजन का जो सामान्य रूप है ये O2 है ना, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं का अणु होता है जिसका आइसोटॉप O60 है ना, O16 सबसे सामान्य, और इसका परमाणु भार जो है 16 होता है ग्राम प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क सतत विकास रिपोर्ट जारी करता है, और ये जो रिपोर्ट है हर साल नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए साल 2030 तक के सतत विकास एजेंडे पर प्रगति की समीक्षा करती है। इसमें वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा, आपसे ये पूछा था इस तरीके से, है ना। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा ये बराबर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा, ये पूछा था। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में परिवर्तित हो सकती है ना, और ये जो ऊर्जा है संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है, जिसके मुताबिक ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण होती है, वही स्थितिज जो ऊर्जा है किसी वस्तु की स्थिति के कारण होती है। तो गतिज ऊर्जा की गणना गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग से की जाती है, वही स्थितिज जो ऊर्जा है वस्तु की ऊंचाई, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्थिरांक पर निर्भर ये करती है। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्लांट्स हार्मोन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके बने थे, सीधे सीधे बता रहे थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए। पौधों के हार्मोन्स जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है रासायनिक तत्व होते हैं जो पौधों में विभिन्न विकास प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि वृद्धि, विकास और प्रतिक्रिया देना। तो ऑक्सिन की अगर अपन बात करें तो वृद्धि और विकास में मदद करता है ये पौधों में। गिब्रेलिन ये होता है और ये आपसे बना था। पौधों की लंबाई और फूलों के उत्पादन को बढ़ाता है ये। साइटोकाइनिन की बात करें कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है या बढ़ाना इसका काम होता है। इसके अलावा एथिलीन की बात करें फल पकाने या फल पकने और पत्तियों की गिरने को नियंत्रित करता है। एब्सिसिड जो एसिड है तनाव की प्रतिक्रिया में मदद करता है और बीजों के अंकुरन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है आयनों का आदान प्रदान होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयनों का आदान प्रदान होने वाली अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
इस अभिक्रिया में दो रासायनिक पदार्थ आयनों का आदान प्रदान करके दो नए अणु बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए कई समानार्थी शब्द जैसे कि ऑक्सीकरण और या कमी दहन, अपघटन, क्रिस्टलीकरण, पुनः क्रिस्टलीकरण या फिर आसवन भी इसको कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना करने के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। गतिज ऊर्जा जो है बराबर 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में समानुपाती होता है। क्लियर है? तो पृथ्वी की सतह पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल और वस्तु का द्रव्यमान सीधे रूप से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता है, और अगर द्रव्यमान घटता है तो गुरुत्वाकर्षण बल घटता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से गैस आर्गन के समस्थानिक है? तो आर्गन 36, आर्गन 38, आर्गन 40। करेक्ट आंसर रहेगा आर्गन के समस्थानिक आर्गन के ही अन्य रूप होते हैं, जैसे आर्गन 36, 38, 40। ये सभी जो है आर्गन के समस्थानिक है, जिनमें परमाणु संख्या समान होती है 18, लेकिन अणु द्रव्यमान जो है इनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि 400 आवेश में 4 ओम प्रतिरोध में धारा का जो मान है ये कितना होगा? ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 79 रुपीज़ में सिर्फ आपको मिल जाएगी। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर डले हुए हैं। डेमो आप चेकआउट जाकर कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करेगा, क्योंकि आपकी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है। यहाँ से आपकी एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आपको मिल जाएगी, तो एक बार इसलिए आप पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हमारी एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। ये भी सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर अभी मिल जाएगी आपको। 500 से अधिक टेस्ट है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। डेमो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये एमपीएसआई के स्पेशल है, तो इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार विजिट जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी से आया था एक क्वेश्चन आपसे, है ना, और उन्होंने बताया कि एक क्वेश्चन आया था, ध्यान नहीं रहा उनको। तो जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। और गाइस ये जो है प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा, जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मैथ्स का है, टाइम एंड वर्क से, कार्य और समय से रिलेटेड था एक आपका। तो वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था आपका, है ना, और जिसमें 3 लोग किसी काम को करते हैं। सवाल में कहा गया था कि 2 लोग मिलकर जो है जितना काम करते हैं उतना तीसरा अकेला करता है, तो तीनों की कैपेसिटी दिया था, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से ये कोई क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं जो पैटर्न था हमने आपको समझा दिया, जैसा हमें बताया सेम टू सेम हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्मक एक संभारिक का उदाहरण है? तो ये कैल्शियम और आर्गन हो जाएगा। कैल्शियम और आर्गन संभारिक है। संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। कैल्शियम 20 CF40 एक और आर्गन जो है 18 AR40 संभारिक, ये बेसिकली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिब्रेलिन किसका हार्मोन्स है? तो पौधों के हार्मोन्स है जिब्रेलिन, अभी हमने कवर करवाया आपको। पौधे के हार्मोन्स है जो विभिन्न विकासात्मक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें स्टेम बढ़ाऊ, अंकुरन, निष्क्रियता, फूल, फल विकास, पत्ती और फल जरणता शामिल है। वे पौधे के हार्मोन्स के सबसे लंबे समय के से ज्ञात वर्गों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो क्या होगा? बल द्वारा किया गया कार्य जो है धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सवाल था आपका 4% की एकल 2 छूट से संबंधित था कोई क्वेश्चन आपका। क्लियर है? धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32 इकाई। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का आणविक जो द्रव्यमान है 32 इकाई है। रासायनिक सूत्र के साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन अणु के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया होती है ना, जिसमें क्या उत्पन्न होता है? पानी CH2O और सोडियम क्लोराइड NaCl ये उत्पन्न बेसिकली होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ये पारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है। पारे का रासायनिक प्रतीक Hg होता है। इसकी परमाणु संख्या 80 है।
नेक्स्ट है, अगर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी गई है या रखी है तो उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मान क्या रहेगा, तो जी के बराबर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है तो क्या होता है। जब प्रकाश, देखिए प्रकाश की गति कम हो जाती है और इसके साथ ही प्रकाश की दिशा भी बदल जाती है, जिसे अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से जैसे हवा से सघन माध्यम जैसे पानी या कांच में प्रवेश करता है, प्रकाश की गति कम हो जाती है, इसके साथ ही प्रकाश की दिशा भी बदल जाती है, जिसे अपवर्तन प्रकाश का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायराइड हार्मोन्स जो है इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। निम्न में से कौन सी धातु हवा में रखने पर जलती है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु जो है इसको हवा में रखने पर ये जलती है। राइजोपस एक कवक प्रजाति है जो किस तरह के से प्रजनन करती है, तो ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करती है। राइजोपस याद रखिएगा, राइजोपस एक कवक प्रजाति है जो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करती है। राइजोपस जो प्रजातियां हैं बीजाणुओं के माध्यम से अलैंगिक रूप से भी प्रजनन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो परिनालिका के अक्ष के समानांतरण ये होती है। स्पाइरोगायरा में प्रजनन का तरीका क्या है, तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन बेसिकली ये करता है। नेक्स्ट है, पत्तियों द्वारा जनन करने वाले पौधे के किसके जरिए प्रजनन करते हैं, तो पत्तियों द्वारा जनन करने वाले पौधे किसके जरिए प्रजनन करते हैं, तो पत्तियों के किनारे पर बनने वाली जो अपस्थानिक कलियां हैं इनके जरिए करते हैं। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना का लाल भूरा धुआं और लेड ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है ना, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा दोष होता है, तो अपवर्तक त्रुटि रिफ्रैक्टिव एरर बेसिकली देखने को मिलता है, यानी कि जो धुंधलापन होता है उस तरह की चीज़ें इन दोनों में रहती है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही अपवर्तक त्रुटि इनमें है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। अब ये निकट दृष्टि दोष है इसमें दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं और जो दूर दृष्टि दोष है इसमें पास की चीज़ें धुंधली दिखती है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों जो है इनमें धुंधली चीज़ें दिखती है, यानी कि अपवर्तक प्रोटीन में है, धुंधली चीज़ें तो दोनों में दिखती है। आपसे ये पूछे कौन सा दोष होता है, तो धुंधली चीज़ें दिखती है ऐसा दोष इनमें होता है। अगर आपसे एग्जैक्ट मायोपिया का पूछे जाता तो इसमें कौन सा होता, मायोपिया में निकट दृष्टि दोष हो जाता और हाइपरमेट्रोपिया में आपका दूर दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज जो ऊर्जा है इनके योग को क्या कहते हैं, तो यांत्रिक, इनको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। पादपों के हार्मोन्स और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिएगा। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट यही था, बाकी ऑप्शंस आपको देखकर बनाने थे। नेक्स्ट है, जब बाल विस्थापन की दिशा में परिवर्तन कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर किसी महिला की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 5 गुना है तो 6 साल बाद महिला की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 5 गुना हो जाएगी। महिला और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग कितना है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा 3D से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे आपके, SICI से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रैंकिंग आपसे आपका क्वेश्चन था उत्तर की दिशा की तरफ रैंकिंग में पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था 4800 कर्मचारी थे जिसमें 45% मेल और 60% या उससे कम कर्मचारी 25 साल के थे, तो बताओ कितने कर्मचारी जो है 25 साल से कम के थे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो अगर 4800 है 4800, तो ये कर्मचारी थे जिसमें देखिए 4800 कर्मचारी थे जिसमें से 45% कितने मेल थे, और इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका, तो आपको बताना था, तो 25% से कम हो जाएंगे 2880, है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे 2 आपके, नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 129 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा था, उसे अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिएगा, उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिएगा जिसका व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है और पाई जो है 22/7 है, तो ये हो जाएगा 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, माफ कीजिएगा 56.57 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्वेश्चन ऐसा दिया था हमें, किसी ने सेंड किया था इस तरह से, तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम हमने डाल दिया है, आप देख कर आप समझ जाइएगा अगर आप एग्जाम देने गए थे तो किस तरह का था, क्या पूछा था, और आप हमें भी बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था कि 63 को 9:3 में बांटना था,
तो इनका 2 हिस्सा, एक 9 वाला एक 3 वाला। तो ये पहला भाग जो है 9 वाला ये हो जाएगा 47.25। दूसरा भाग जो है 15.75 हो जाएगा 3 वाला, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस का आंसर रहेगा। अगर ये क्वेश्चंस जिन्होंने भी बताए हैं सही है तो यही आंसर आपका होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है ना, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस इन्होंने भेजा है, देख सकते हैं आप। ये आई थिंक आपका किसका है, ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का ये क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ और भी क्वेश्चंस भेजे हैं, पेरिस ओलंपिक से था आपका क्वेश्चन, इसके अलावा न्यूटन के पहले नियम से था, अवतल दर्पण से था, कोलाइड से था, संवेग में परिवर्तन की दर से थे, और भी क्वेश्चंस थे। और भी क्वेश्चंस हमने डाले हैं यहाँ पर, क्योंकि डाल लेते तो यहाँ पर ये सारे स्क्रीनशॉट ही हो जाते हैं। हमने विद प्रूफ के लिए डाला है आपके लिए, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपको कवर करवा दिए। क्लियर है? तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, कुल मिलाकर 50 के समथिंग क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको कवर करवाए हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन को टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और ये हमारी ऑनलाइन कोर्सेस है, आरपीएफ के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है, सिर्फ 79 की प्राइस पर अभी मिल जाएगी। एसएससी जीडी के लिए इसकी भी प्राइस 79 है, और ये हमारी एमपीएसआई के लिए स्पेशल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।